फ्रैक्शनल एलिमिनेशन। तो स्टेप वाइज रेग्रेशन जो है वो हमें करना पड़ता है इन तीनों मेथड्स के अंदर, बैकवर्ड एलिमिनेशन, फॉरवर्ड सिलेक्शन और बाई डायरेक्शनल एलिमिनेशन। तो ऑल इन एक मेथड है। ऑल इन मेथड जो है वो सिंपल मेथड है जिसमें हम सारे वेरिएबल्स लेके काम अपना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑल इन केसेस में हमें क्या होता है कि ऐसे लोग जो हैं वो ऑल इन केसेस वाले मेथड को जो है वो यूज कर सकते हैं जिनके पास प्रायर नॉलेज हो उस डोमेन का, ठीक है। तो आपने जो है वो आपके पास एक प्रायर नॉलेज है, आप उस डोमेन से बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, आपके पास जो है वो उस डोमेन का सारा नॉलेज है, आप उस नॉलेज को सामने रखते हुए वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये ऑल इन मेथड है। या आपकी मैनेजमेंट कहती है कि नहीं, यू हैव टू, आप इन वेरिएबल्स को सिलेक्ट करें ही करें, आप जो है वो जरूर इन वेरिएबल्स को सिलेक्ट करें जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर इफेक्ट देखने के लिए। तो फिर आपको जो है वो यही जो है वो सारे वेरिएबल्स जो है वो लेने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद जो है प्रिपेयरिंग फॉर बैकवर्ड एलिमिनेशन, तो आप जो है वो बैकवर्ड एलिमिनेशन को जो है वो यूज करते हैं। अब बैकवर्ड एलिमिनेशन, फॉरवर्ड सिलेक्शन और बाई डायरेक्शनल एलिमिनेशन, ये मेथड जो है वो क्या है, इनको जो है वो हम देखते हैं। देखें, बैकवर्ड एलिमिनेशन ये है कि आप ऑल इन मेथड की तरह सारे वेरिएबल जो हैं वो पहले अपने मॉडल में ले लेंगे, सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये मॉडल बेसिकली मैं ये पढ़ा क्या रहा हूँ, मैं ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आपने जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किस तरह लेने हैं। आपने इंडिपेंडेंट तमाम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो आपके पास हैं और उनका इफेक्ट आप डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने जो है वो मॉडल कैसे डेवलप करना है। पहला मेथड था ऑल इन। ऑल इन से मुराद ये था कि तमाम वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप जो है वो ले लेते हैं। और वो किस वजह से लेते हैं, उसकी दो रीजंस ये हो सकती हैं। या तो आपके पास जो है वो डोमेन नॉलेज हो, उस लिहाज से आप वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर लें, या आपको मैनेजमेंट मजबूर करे कि आप इन तमाम वेरिएबल्स को आपने देखना ही देखना है, इनका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। या ये है कि आप बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके थ्रू आप वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर लें। बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है कि आप ऑल इन तमाम वेरिएबल्स, तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ले लेंगे। जब आप तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेंगे, उसके बाद आप जो है वो क्या करेंगे, सेट द सिग्निफिकेंस लेवल टू स्टे इन द मॉडल। आप जो है वो वेरिएबल्स का सिग्निफिकेंस मॉडल जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि ये सिग्निफिकेंस मॉडल है, ये एक इसकी जो है वो मिनिमम पी वैल्यू है, यहाँ तक होगी तो हम इस वेरिएबल को जो है वो रखेंगे अपने मॉडल के अंदर। अगर नहीं होगी तो हम जो है वो इससे ज्यादा होगी उसकी सिग्निफिकेंस, तो हम उसको जो है वो अपने मॉडल में जो है वो नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आपने एक सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो सेलेक्ट कर लिया 0.05 फॉर एग्जांपल। आप इसको 0.01 भी कर सकते हैं। आमतौर पर 0.05 जो है वो एक पॉपुलर जो है वो पी वैल्यू है, और 0.01 भी बाज लोग रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो अपने मॉडल को किस तरह जो है वो उसकी क्या सिग्निफिकेंस रखना चाहते हैं। फिट द फुल मॉडल विद ऑल पॉसिबल प्रेडिक्टर्स। फिर आप क्या करें, सबको मेरी आवाज सही आ रही है? यस सर। यस सर। जी सर। तो फिर आप क्या करेंगे, फिट द फुल मॉडल विद ऑल पॉसिबल प्रेडिक्टर्स। आप जो हैं वो अपना मॉडल जो है वो फिट करेंगे, अपने मॉडल को डेवलप करेंगे तमाम पॉसिबल प्रेडिक्टर्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं, जिनका सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो मतलब आपने अभी जो है वो क्या किया है, सिर्फ सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो सिलेक्ट किया है कि ऐसे मैं वेरिएबल्स को रखूंगा जिनका सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 0.05 के तक होगा, बाकी वेरिएबल्स को मैं नहीं रखूंगा। तो उससे पहले अभी आप क्योंकि मॉडल बना रहे हैं, तो मॉडल बनाते वक्त आपको अर्लियर ही पता नहीं चल जाएगा कि इनका सिग्निफिकेंस लेवल क्या है। आपको पहले तमाम पॉसिबल प्रेडिक्टर्स लेने पड़ेंगे, तमाम पॉसिबल वेरिएबल्स, प्रेडिक्टर से मुराद वेरिएबल्स, तमाम पॉसिबल वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने लिए। उसके बाद आपने क्या किया, स्टेप नंबर 2 ये कह रहा है हमें कि ऑल इन वाली बात कर रहा है कि आप तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लें, तमाम आप प्रेडिक्टर्स ले लें, तमाम आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लें।
फॉर द सेक ऑफ मॉडल डेवलपमेंट, मॉडल को डेवलप करने के लिए। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आपने जो रेग्रेसर डेवलप किया है वो रेग्रेसर जो है वो आपको बताएगा कि हर वेरिएबल की पी वैल्यू क्या है। अगर पी वैल्यू जो है वो, अब आप स्टेप नंबर पर क्या करेंगे कि जो मॉडल आपने बनाया है, जो रेग्रेसर आपने डेवलप किया है, उस रेग्रेसर के अंदर जितने भी प्रेडिक्टर्स हैं उन सब की पी वैल्यू आपको वो अवेलेबल करेगा समरी के अंदर। उस पी वैल्यू को आप समरी से देखते हुए आप ये अब जो है वो डिसीजन लेंगे कि किस वेरिएबल की पी वैल्यू जो है जो आपका डिसाइडेड सिग्निफिकेंस लेवल था उस के बराबर है, ठीक है, और किसकी वैल्यू जो है वो उससे ग्रेटर देन है। आप उस वेरिएबल को जो है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे जिसकी ग्रेटर देन होगी। जिसकी वैल्यू जो है वो पी वैल्यू जो आपका मिनिमम सिग्निफिकेंस लेवल है उससे लेस देन और इक्वल टू होगी तो उसको आप जो है वो रिटेन रखेंगे, और जिसकी जो है वो पी वैल्यू ग्रेटर देन होगी उसको आप जो है वो अपने मॉडल से रिमूव कर देंगे। कंसीडर द प्रेडिक्टर विद द हाईएस्ट पी वैल्यू। हाईएस्ट पी वैल्यू किससे, जो आपने एक मिनिमम लेवल रखा है। इफ पी ग्रेटर देन सिग्निफिकेंस लेवल, अगर पी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल है 0.05 उससे ग्रेटर देन है तो गो टू स्टेप 4। स्टेप 4 आपको क्या कहता है, स्टेप 4 आपको कहता है कि उस प्रेडिक्टर को आप अपनी लिस्ट से रिमूव कर दें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसने जो है वो क्रॉस लगाकर कुछ प्रेडिक्टर्स को, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अपनी लिस्ट से जो है वो निकाला था, तो बिल्कुल आप ऐसे ही अपनी लिस्ट से जो है उन वेरिएबल्स को निकाल देंगे। रिमूव द प्रेडिक्टर्स, आप उन प्रेडिक्टर्स को रिमूव कर देंगे। और फिट द मॉडल विदाउट दिस वेरिएबल, और आप इस मॉडल को उस वेरिएबल के बगैर जो है वो फिट करेंगे। और इस काम को आप आइटरेटिवली करते चले जाएंगे। जब आप दोबारा मॉडल बनाएंगे, जब आप दोबारा रेग्रेसर जनरेट करेंगे उस प्रेडिक्टर को रिमूव करने के बाद, फिर आप देखेंगे कि तमाम प्रेडिक्टर्स की पी वैल्यूज चेंज होंगी, तमाम प्रेडिक्टर्स की पी वैल्यू चेंज होंगी। और अब आप दोबारा जो है ये देखेंगे कि कौन से प्रेडिक्टर्स ऐसे हैं जिनकी पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है सिग्निफिकेंस लेवल से। उन प्रेडिक्टर्स को आप फिर से रिमूव कर देंगे, फिर से आप जो है वो मॉडल डेवलप करेंगे और फिर आप जो है वो पी वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। इस तरह ये प्रोसेस जो है वो आइटरेटिवली चलता चला जाएगा। एक स्टेप ऐसा आएगा कि जिसमें जो है वो कोई भी प्रेडिक्टर ऐसा नहीं होगा जिसकी पी वैल्यू जो है वो आपका जो मिनिमम सिग्निफिकेंस लेवल है उससे जो है वो ग्रेटर देन होगी। तो वहां पर आप मॉडल को फिनिश कर देंगे और आप कहेंगे कि आपका मॉडल जो है वो डेवलप हो गया। ये जो डायग्राम है ये दिखाने का मकसद ये है कि पहले आपने तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लिए, फिर आप जो है उसमें से एलिमिनेट करते गए। और एलिमिनेशन का प्रोसेस क्या है कि जो अपना मिनिमम सिग्निफिकेंस लेवल आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके लिहाज से आप जो है वो एलिमिनेट करते चले जाएंगे। जी, बात समझ आई? यस सर। सर जो जी स्टेप सर, 5 लेकिन है सर उसमें क्वेश्चन है जी सर। इसमें जो कह रहे हैं फिट मॉडल विदाउट द वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो हमारे पी से ग्रेटर देन है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है उस वेरिएबल को हमने जो है वो क्या करना है, उस वेरिएबल को इफ पी ग्रेटर देन सिग्निफिकेंस लेवल गो टू स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, उसको हमने जो है रिमूव कर देना है अपने मॉडल से, ठीक है? यस सर। हाँ, और उन वेरिएबल्स को मॉडल के अंदर रखना है जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन और इक्वल टू है हमारे सिग्निफिकेंस लेवल से, उनको हमने अपने मॉडल में रखना है। सर हमारे प्रेडिक्टर्स के ऊपर सिग्निफिकेंस जो वैल्यू जिसे हमने कंपेयर करना है वो कहाँ से आएगी? क्या वैल्यू कहाँ से आएगी? जब आप रेग्रेसर जनरेट करेंगे, जैसे आपने पहले जो है वो एलएम के फंक्शन को यूज करते हुए जो है वो लीनियर मॉडल में रेग्रेसर जनरेट किया था, इसी तरह जब मल्टीपल रेग्रेशन के लिए आप जो है वो रेग्रेसर जनरेट करेंगे तो वो रेग्रेसर की समरी आपको बताएगी कि हर वेरिएबल की पी वैल्यू क्या है, ठीक है? जी सर। ये सर मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैं अगली स्लाइड जो आपको पढ़ानी है एक और, उसमें मैं आपको ये एक स्क्रीन दिखा देता हूँ। तो इस स्क्रीन को आप देखेंगे तो देखें यहाँ पर
हमारे पास एक डाटा सेट था जिसमें R&D स्पेंड, प्रॉफिटेबिलिटी, हमारे पास प्रॉफिट जो है वो इसके अंदर जो है वो हमारे पास मैं पहले डाटा दिखा दूँ। देखिए ये हमारे पास जो है वो एक स्टार्टअप्स की फाइल है। 50 स्टार्टअप्स जो हैं वो बिजनेस स्टार्टअप्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो हैं ये वेरिएबल्स हैं, R&D स्पेंड, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग स्पेंड, स्टेट, प्रॉफिट। इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल R&D स्पेंड है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मार्केटिंग स्पेंड है, स्टेट है और प्रॉफिट है। प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्टेट, मार्केटिंग स्पेंड, एडमिनिस्ट्रेशन, R&D स्पेंड, ये हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये चार हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। प्रॉफिट हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर होगी बात? अब अगर हमें जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन बनाना है, अगर तो हम एक वेरिएबल का इफेक्ट प्रॉफिट के ऊपर देखेंगे, वो तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा। अगर हम इन चारों का इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट के ऊपर देखेंगे, वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमने जो है वो हर वेरिएबल को पहले ले लिया। बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आप इन चारों वेरिएबल्स को ले लें, उसके बाद जो है आप मॉडल डेवलप करें। मॉडल डेवलप करते वक्त आप जो है वो इन 4 के 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ले लें। इन 4 के 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कलेक्टिवली प्रॉफिट के ऊपर जो है वो जो इफेक्ट है वो देखें। अब उसमें से जब आप ये वेरिएबल ले लेंगे और अपना मॉडल डेवलप कर लेंगे, लेट्स सपोज आपने मॉडल डेवलप कर लिया, आपको मॉडल डेवलप करना आता है, मैं ये एजम्पशन ले रहा हूं, तो उसके बाद आप जो है वो क्या करेंगे, उस मॉडल की समरी को प्रिंट करेंगे। देखें ये जो जहां पर इंटरसेप्ट लिखा हुआ है, ये आपका प्रॉफिट वाला वेरिएबल है। R&D स्पेंड वाले वेरिएबल की पी वैल्यू देखें, ये है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले पी वेरिएबल की पी वैल्यू देखें, ये है 0.608। मार्केटिंग स्पेंड की पी वैल्यू ये है। स्टेट की पी वैल्यू ये है 0.99, और स्टेट 3 की पी वैल्यू ये है 0.9। तो ये आप ये देखें कि ये जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, ये आपने जो है यहाँ पर जो है वो लिए हैं, और इन वेरिएबल्स का इफेक्ट जो है वो आप प्रॉफिट के ऊपर देख रहे हैं, मगर ये सारे वेरिएबल जो हैं वो प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनकी पी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर देन है। ठीक है, आपकी सिलेक्टेड पी वैल्यू से, लेट्स सपोज कि हमारी सिलेक्टेड पी वैल्यू 0.05 है, तो आपकी सिलेक्टेड पी वैल्यू से बहुत सारे वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है। फिर अब आप क्या करेंगे, एकदम से नहीं निकाल देंगे वेरिएबल्स को। सारे वेरिएबल जिनकी पी वैल्यू ग्रेटर देन हो उनको आप वंस, मतलब एक ही दफा में नहीं निकाल देंगे। ये स्टेट 1, स्टेट 2, ये एक ही वेरिएबल था स्टेट का। ये डमी वेरिएबल्स का एक कंसेप्ट है, वो भी पढ़ाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो यहां पर जो है ये एक ही वेरिएबल है हमारे पास। अब आप देखें कि सबसे ज्यादा पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन किसकी है, 0.9, 0.943, 0.990, इनकी ग्रेटर देन है। स्टेट 2 और स्टेट 3 एक ही डमी वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है स्टेट। ठीक है, तो हम जो है वो जैसे ही स्टेट को सर जी जूम कर दें सर थोड़ा। जूम मैंने मैक्सिमम किया हुआ इसको। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको, अगर आपके मॉनिटर पर आप पढ़ रहे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं भी इसी नहीं से हो पढ़ रहा रहा। हूं, तो ये आपके पास जो है वो इस तरह आपके पास जो है ये पी वैल्यूज हैं, और ये जो पी वैल्यू है आपके पास, इसमें आपने, आप ये देखें कि आपके
ये मैक्सिमम इससे तो इतना ही हो रहा है। अब नजर आ रहा है? सर बैकवर्ड एलिमिनेशन जो मेथड है उसमें अगर अब वेरिएबल मुझे की पहले ये बताएं कि ये नजर आ रहा है आपको? जी सर आ रहे हैं। जी सर। जी सर। यस सर। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपके पास ये जो हमारे पास जो है वो पी वैल्यूज हैं R&D स्पेंड की, वो इंतहाई कम है, ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁻16 है। तो ये हमारे पास जो है 0.000 इस तरह 15 जीरो लगाकर फिर हम जो है वो 2 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये 0.05 या जो भी सिग्निफिकेंस लेवल पी वैल्यू का हमने सेलेक्ट किया उससे इंतहाई कम है। और जब भी जो है वो पी वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 0.001 तक हो तो उसको वो हाईली सिग्निफिकेंस से जो है वो शो करता है, 3 स्टार्स लगाता है उसके साथ। और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट के ऊपर, उनकी पी वैल्यू 0.608 है। उसके बाद जो है मार्केटिंग के जो एक्सपेंसेस जो है वो कंट्रीब्यूट जो कर रहे हैं प्रॉफिट के ऊपर 0.123 है। तो उसके बाद जो स्टेट 1 और स्टेट 2, ये आल दो स्टेट एक ही वेरिएबल है, ये एक डमी वेरिएबल का कंसेप्ट है, ये अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ये कंट्रीब्यूशन है, ये इंतहाई जो है वो इनकी पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है 0.05 से। तो अब अगर हमारे पास जो है वो जो हम बैकवर्ड एलिमिनेशन का मेथड पढ़ने जा रहे हैं उसमें से हमने ऐसे वेरिएबल्स जो कि हमारे मॉडल के अंदर जो है वो हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनको अब हमने माइनस करना है। जब हम उनको माइनस करेंगे तो देखें उनको माइनस करने से हमें क्या जो है वो मिलेगा। उनको माइनस करने से हमारे पास जो दूसरे वेरिएबल जो इफेक्ट कर रहे हैं उनका सिग्निफिकेंस लेवल मजीद इम्प्रूव होगा। इसलिए आपने यकदम से किसी भी मॉडल में ये नहीं कहा जाता कि आप यकदम से सारे जो वेरिएबल्स हैं जिनकी पी वैल्यू आपकी रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंस लेवल है उससे ग्रेटर देन है तो आप उनको वंस ही जो है वो माइनस कर दें, नहीं, बल्कि आप जो है वो 1 बाई 1 करके माइनस करेंगे। 1 बाई 1 करके माइनस करने का बेनिफिट ये होगा कि वो जिनकी पी वैल्यू कम हो, जिनकी पी वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, जब आप दूसरे वेरिएबल्स को माइनस करेंगे तो उनकी पी वैल्यू भी मजीद इम्प्रूव होगी, मजीद अच्छी होगी, जिससे आप जो है वो इसको जो है वो देख सकते हैं। देखें अभी जस्ट जो है वो स्टेट को जो है वो माइनस किया गया, तो स्टेट को माइनस कर देने से स्टेट को जो है वो माइनस कर देने से आप ये देखें स्टेट को माइनस कर देने से क्या हुआ कि स्टेट को माइनस कर देने से आपके पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी पी वैल्यू 0.608 थी, ठीक है। R&D स्पेंड की पी वैल्यू उसी तरह रही और एडमिनिस्ट्रेशन की जो पी वैल्यू है वो थोड़ी सी मजीद कम हुई, 0.602 हो गई। और उसके बाद जो है ये आपके पास जो है वो जो मार्केटिंग स्पेंड है ये मजीद जो है ये बेहतर हुई, मतलब कमी हुई, इसमें 0.105 हो गई। तो अब आप ये देखें कि इसमें से जो है वो अब कौन सी बड़ी वैल्यू है पी वैल्यू, किस वेरिएबल की बड़ी वैल्यू है पी वैल्यू की? एडमिनिस्ट्रेशन की 0.105 बड़ा है या 0.602 बड़ा है? सर एडमिनिस्ट्रेशन की। सर एडमिनिस्ट्रेशन की है एडमिनिस्ट्रेशन की जो पी वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 0.602। अब हम इसको एलिमिनेट कर देंगे,
जैसे ही हम इसको एलिमिनेट करके मॉडल को डेवलप करेंगे तो क्या होगा कि मार्केटिंग स्पेंड देखें मजीद इम्प्रूव हुआ। मार्केटिंग स्पेंड की पी वैल्यू जो है वो पहले जो कि आपको 0.105 थी वो अब आपको 0.06 मिल रही है और उसके साथ एक डॉट भी लग गया है। जब भी वैल्यू जो है वो 0.05 और 0.1 के बिटवीन होगी तो डॉट लगेगा, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है इसकी। तो इस तरह हम देखें, हमने इस तरह जो है वो मॉडल जो है वो डेवलप करना है। क्लियर होगी बात? ये देखते हुए हमने वेरिएबल्स को जो है वो एलिमिनेट करना है। फिर एक और फैक्टर भी है, वो भी आपको बताता हूँ। ये क्लियर होगी ये बात? तो हमने वंस जो है वो एक ही दफा में जो है वो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको हमने एलिमिनेट नहीं कर देना। ये डायग्राम भी यही शो कर रही है कि आपने जो है वो 1 बाय 1 एलिमिनेशन जो है वो करनी है, क्योंकि अगर आप वो वेरिएबल, वो प्रेडिक्टर, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी पी वैल्यू जो है, जो आपका सिलेक्टेड सिग्निफिकेंस लेवल है या आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल जिसका बहुत हाई है, मतलब जो है वो जो आपका सिलेक्टेड सिग्निफिकेंस है उससे बहुत हाई है, तो आप उसको जो है रिमूव करेंगे, मगर आप जो है वो 1 बाय 1 रिमूव करेंगे। ठीक है, आप जो है वो एक ही दफा में 1 गो में उनको जो है वो रिमूव नहीं कर देंगे। जब आप एक ऐसी पी वैल्यू जो कि ग्रेटर देन है आपकी सिलेक्टेड जो पी वैल्यू है 0.05 उससे ग्रेटर देन है, या आपका जो सिलेक्टेड लेवल है उससे ग्रेटर देन है, तो आप उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट वाले को चूज करेंगे और फिर उसको जो है वो एलिमिनेट करेंगे। फिर आप जो है दोबारा मॉडल्स को रिमेनिंग वेरिएबल्स के साथ डेवलप करेंगे। फिर आप देखेंगे कि पी वैल्यूज जो है वो किस किस की इंप्रूव हुई और किसकी ग्रेटर देन रही। फिर उसमें से जो ग्रेटेस्ट जो है वो पी वैल्यू होगी जो कि आपका सिलेक्टेड सिग्निफिकेंस लेवल है उससे ग्रेटर है, उसको आप जो है वो रिमूव कर देंगे। और इस तरह ये काम जो है वो करते रहेंगे जब तक आप जो है वो एक सेटिस्फैक्ट्री जो है वो रेंज तक ना पहुंच जाए प्रेडिक्टर्स की वैल्यू। ठीक है, समझ आई बात? बोलें। यस सर। जी सर। सर फिर से रिपीट कर देंगे सर। अच्छा जी, फॉरवर्ड सिलेक्शन जरा देखें। फॉरवर्ड सिलेक्शन जो है वो रिपीट बेटा क्या करूं बताओ? सर ये कब तक अपडेट करते रहेंगे, वो बात समझ नहीं आई वैल्यू को। हाँ, कब तक अपडेट करते रहेंगे, ये जो है वो बात जो है, चलें ये बात भी यहाँ से जो है वो बता देते हैं कि कब तक आपने अपडेट करना है, कब तक आपने जो है वो अपडेट करना है। तो इस बात को भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको ये एक मॉडल जो है वो बता दिया जो है वो बैकवर्ड एलिमिनेशन का। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा कोड की तरफ आ जाते हैं और फिर इस बात पर आते हैं कि कब तक एलिमिनेट करना है, ताकि उसको इसी स्लाइड से चलें, पहले आपके बात का जवाब मैं दे दूं। देखिए यहाँ पर एक आपको वैल्यू नजर आ रही है जिसे हम बोलते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर। ये नजर आ रहा है एडजस्टेड आर स्क्वायर? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ कि सर हमें क्लासरूम में तो माहौल ऐसा दिया रहता है ना कि हम वहाँ पे बैठे हैं और हमारी कोई इंटरप्शन वगैरह ना हो और हमें वहाँ पे सुकून से हम लोग बैठ के पढ़ लें। सर इस टाइम हम लोग घर में बैठे होते हैं, कहीं भी अगर किसी भी कोने में बैठ जाए तब भी कोई आवाज़ आती है या एकदम कोई इमरजेंसी बुलाने आ जाता है तो 1-2 पॉइंट ना मिस हो जाता है आपका। सर इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि हम आपका जो लेक्चर है वो कंसंट्रेशन से सुन नहीं रहे होते। सर वो 1-2 पॉइंट मिस हो जाता है जिसकी वजह से अगली बात नहीं समझ आती। तो सर इसलिए आप काइंडली अगर रिकॉर्डिंग पे लगा दें। देखिए ऐसा होता है बेटा, मेरी बात सुनो। ऐसा है कि जब आप क्लास में आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप टाइम स्पेयर करते हैं, क्लास में आकर आप इंडिपेंडेंटली बैठते हैं। मैं इस वक्त कहाँ बैठा हूँ, मेरी बैकग्राउंड से कुछ आप आइडिया कर सकती हैं मैं कहाँ बैठा हूँ? अपने ऑफिस बैठे हैं। मैं अपने ऑफिस बैठा हुआ हूँ। और मैं अपने ऑफिस क्यों बैठा हुआ हूँ? क्योंकि मुझे भी यही मसला होता है कि अगर मैं घर बैठा होता हूँ, कोई बेल आ जाती है, कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई बच्चों का मसला आ जाता है, ठीक है, वही हमें मसाइल होते हैं।
तो इसका यही होता है कि आपने उस रूम में बैठना है और लॉक करके रूम को बैठना है, जिस रूम में आप ये समझते हैं कि यहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। और आपने जो है डिस्टर्बेंस फ्री इन्वायरमेंट, ये आपका अपना है, आपने कैसे उसको क्रिएट करना है, इसमें उस्ताद कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सर वो एग्री तो करते आप बहरहाल आप जो है वो लेक्चर को अब सुने, इसको डिस्टर्बेंस जितना करेंगे ना, मैं जो पॉइंट बताना चाहता हूँ वो मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। जितना मुझे आप डिस्टर्ब करेंगे उससे जो है क्या होगा कि जिन पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो पॉइंट्स मैं नहीं रख पाऊंगा सही तरीके से, ठीक है। तो ये जो आप इसको बहरहाल ये आपके मसाइल हैं, आपको हल करने हैं अपने मसाइल, और इन चीज़ों को देखना है। अच्छा, तो यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी जो है वो आखिर में यूज़ हो रही हैं। देखें, जब भी हमने रिग्रेशन मॉडल जो है वो डेवलप करना है, तो रिग्रेशन मॉडल को डेवलप करने के लिए हमने LM का मेथड यूज़ करना है, वो चाहे सिंपल रिग्रेशन हो और या जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन हो। फार्मूला इज इक्वल टू में प्रॉफिट हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसके बाद हम जो है वो टिल्ड का साइन यूज करते हैं और तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के नाम लिख देते हैं। r.d.spend इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस मार्केटिंग डॉट स्पेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस स्टेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इन तीनों को आपने जो है वो यहाँ पर जो है वो लिख दिया। इन तीनों को लिखने की बजाय आप यहाँ पर डॉट भी लगा सकते थे। जब आपने तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिखने हों तो आप लिखते हैं प्रॉफिट का मैं सिर्फ P लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा इसको, और उसके बाद जो है आप टिल्ड का साइन जो है वो बनाते हैं, और उसके बाद जस्ट आप यहाँ पर डॉट लगा देते हैं, डॉट, ठीक है। ये जो आप डॉट लगाते हैं, इस डॉट का मतलब होता है एक्सेप्ट प्रॉफिट, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो बजाय ये कि हम जब हमने ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेने हों तो हम डॉट भी लगा सकते हैं, P टिल्ड डॉट। तो ये इससे मुराद ये है कि प्रॉफिट के अलावा तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्रॉफिट को मैंने जानबूझ के कम लिख सकता था, इसलिए P लिखा है, आपने बहरहाल पूरा प्रॉफिट लिखना होगा, टिल्ड साइन, और उसके बाद जो है वो डॉट लगाएंगे, डॉट से मुराद ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, अगर आप इस तरह नाम लिखना चाहें तो हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम लिखें और प्लस का साइन लगाएं। और अगर आपके वेरिएबल्स के नाम में स्पेस होगी तो ये बिहेवियर है इसका, जब भी आप डाटा फ्रेम के अंदर इसको लेकर आएंगे फाइल को, CSV फाइल को रीड करते हुए, तो ये जो है वो डॉट लगा देता है स्पेस की जगह पर। तो बहरहाल ये आपके पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये सारे के सारे आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए। किस डाटा सेट से लिए? ये आपका डाटा सेट है, जो भी आपने डाटा सेट आपके पास अवेलेबल है जिसमें आपने इस फाइल को रीड आउट किया हुआ है, ये वो डाटा इज इक्वल टू डाटा सेट है। ये आपने ये दो आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दिए, और उसके बाद जो है इसने ये आपको जो है वो मॉडल डेवलप करके दे दिया। ये इसने जो है यहाँ पर r.d.spend, ये इसका जो है वो सिग्निफिकेंस इसकी काफ़ी हाई है, और एडमिनिस्ट्रेशन की ये सिग्निफिकेंस है, और मार्केटिंग स्पेंड की ये है। स्टेट एक ही वेरिएबल था एक्चुअली, उसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स की स्टेट्स हैं, स्टेट 1, 2, 3, तो वो जो है वो सारी स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। इसको डमी वेरिएबल्स का एक कंसेप्ट है, ये मैं भी आपको प्रोवाइड करूँगा, और इसको देखते हैं। अच्छा, तो बहरहाल इसमें हमने जो है वो जिसकी हाईएस्ट P वैल्यू होगी, ठीक है, उसको हम जो है वो एलिमिनेट करेंगे उस वेरिएबल, क्योंकि स्टेट एक ही वेरिएबल है, इसमें जो है वो स्टेट की जो P वैल्यू है वो ग्रेटर है, ठीक है, 0.05 से काफ़ी ग्रेटर है, ठीक है, 0.990, और इससे ग्रेटर किसी की P वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ऑल वेरिएबल्स लिए, और उसमें से अब हम किसको एलिमिनेट करेंगे? वो वेरिएबल जिसकी सिग्निफिकेंस सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, जिसकी P वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, ठीक है। देखें हाईएस्ट, मैं सॉरी ये गलत मुंह से मेरे निकल जाती है, जिसकी P वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जो है वो 0.05 है,
ठीक है। तो 0.05 जो है जिसकी पी वैल्यू है उसको उससे ग्रेटर देन है, उसमें से ग्रेटर देन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की भी थी, वो ग्रेटर देन जो है वो मार्केटिंग स्पेंड की भी थी, वो ग्रेटर देन जो है वो स्टेट 2 और स्टेट 3 की भी थी। हमने जो है वो स्टेट 2 और स्टेट 3 बेसिकली एक ही वेरिएबल है स्टेट, हमने इसको जो है वो माइनस इसलिए किया कि इसकी सबसे ग्रेटर देन थी, तो हमने स्टेप बाय स्टेप इनको जो है वो माइनस करना है। तो जैसे ही हमने जो है वो इसको माइनस किया, जैसे ही हमने इसको जो है वो माइनस किया, तो आप ये देखें कि इसको माइनस करने के बाद हमने दोबारा मॉडल डेवलप किया। दोबारा हमने जो है वो R&D स्पेंड, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग स्पेंड, इन 3 वेरिएबल्स को लेकर हमने दोबारा जो है वो रेग्रेसर जनरेट किया। उस रेग्रेसर की समरी को जब हमने प्रिंट किया तो समरी को प्रिंट करने से हमें ये पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन R&D स्पेंड की पी वैल्यू जो है वो वही रही, और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन की पी वैल्यू में कुछ इम्प्रूवमेंट आई। वो पहले 0.608 थी, अब 0.602 हो गई, और मार्केटिंग स्पेंड की पी वैल्यू जो है वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई। पहले वो 0.123 थी, अब वो 0.105 हो गई। और साथ ही साथ एक और बात पे जो है वो गौर करें कि आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है, एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो आपका जो है वो क्या हो गया, एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो आपके पास 0.9452 हो गया, 0.9452 हो गया। और उसके बाद जब हमने इसमें से स्टेट को माइनस किया तो एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो गई, 0.9475 हो गई। अब आपने कहा है कि रुकना कहाँ पे है, रुकना कहाँ पे है, मैं उस बात का जवाब देने जा रहा हूँ। अब आपने जो है 0.9475 जो है वो आपके पास एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। उसके बाद आपने दोबारा जो है देखा कि इन 3 वेरिएबल्स में से जो है वो पी वैल्यू ग्रेटर देन, सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो पी वैल्यू जो है वो किसकी है, जो कि 0.05 से ग्रेटेस्ट है, तो वो है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस की जो है वो पी वैल्यू ग्रेटर देन है। इसका मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो इफेक्ट है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर वो बहुत कम है, उसकी कोरिलेशन नहीं है ज़्यादा, उसकी कोरिलेशन कम है, उसका जो प्रॉफिट के ऊपर जो है वो इफेक्ट है वो बहुत कम है, माइनर है। तो इसलिए अब हम जो है वो क्या करेंगे कि अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की लिस्ट में से हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को निकाल देंगे और मॉडल को दोबारा डेवलप करेंगे। प्रॉफिट टिल्ड साइन r.d.spend प्लस मार्केटिंग डॉट स्पेंड, हम इनको जो है वो यहाँ पर शामिल रखें करके मॉडल को डेवलप करेंगे। और जैसे ही हम मॉडल को डेवलप करेंगे तो फिर आप ये देखें कि आपके पास, अब आप ये देखें कि मार्केट डॉट स्पेंड की जो है वो पी वैल्यू देखें कितनी इंप्रूव हो गई। पहले क्या थी, 0.105 थी, अब क्या हो गई 0.06, और इसको डॉट भी एलोकेट कर दिया आर ने। आर जब डॉट लगाता है उससे मुराद होता है कि उसकी पी वैल्यू जो है वो 0.05 से लेके 0.1 के बिटवीन है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है उसकी, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, ये नहीं है कि उसकी बिल्कुल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इसकी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस हो गई, और ये 0.06 जो है 0.05 के बहुत करीब है, सिर्फ 0.01 का डिफरेंस है। तो इसलिए जो है अब हम ये जो है वो देखें, एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू पर देखें, वो मसलसल इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो है वो 0.9483 हो गई, 1 के मोर क्लोज होती जा रही है। यहाँ पर जो है वो एडजस्टेड आर स्क्वायर पहली दफा 9452 था, उसके बाद एडजस्टेड आर स्क्वायर 9475 था, उसके बाद एडजस्टेड आर स्क्वायर 9483 हो गया। अब हम जो है क्या करेंगे कि अपने मॉडल में से मार्केटिंग डॉट स्पेंड को भी निकाल देंगे, मार्केटिंग डॉट स्पेंड को भी निकाल देंगे और मॉडल को दोबारा डेवलप करेंगे। प्रॉफिट टिल्ड साइन r.d.spend, और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे कि अब हमने जो है यहाँ से मार्केटिंग स्पेंड को भी निकाल दिया, मार्केटिंग एक्सपेंसेस को वाले वेरिएबल को भी निकाल दिया, और दोबारा रेग्रेसर जनरेट किया, दोबारा उसकी समरी प्रिंट की।
तो r.d.spend तो ऑलरेडी बहुत हाईली सिग्निफिकेंट वेरिएबल है, इसका बहुत ज्यादा कोरिलेशन है प्रॉफिट के ऊपर। मगर आप एक बात आप जो है वो गौर फरमाएं कि आपके पास एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो यहाँ पर एडजस्टेड आर स्क्वायर आपके पास जो है वो क्या हो गया, एडजस्टेड आर स्क्वायर आपके पास जो है वो डिक्रीज हो गया, 0.9454 हो गया। पहले ये 9483 था। जब एडजस्टेड आर स्क्वायर बढ़ते बढ़ते एक खास वेरिएबल को निकालने के बाद डिक्रीज हो जाए तो उससे पहले वाले स्टेप पर जाकर आपने जो है वो काम को खत्म कर देना है। अब ये जो स्टेप था, इस स्टेप को में आपने जो है वो जो मार्केटिंग स्पेंड था उसको जब माइनस किया तो एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू मजीद कम होगी बढ़ने की बजाय। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक हमें जो है वो काम को परफॉर्म करना है। हमारे वो वेरिएबल जो इफेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट के ऊपर, जिनका डायरेक्टली कोरिलेशन है प्रॉफिट के साथ, वो दो हैं, r.d स्पेंड, R&D स्पेंड, मैं अब अगर सही बोल रहा इसको, और मार्केटिंग स्पेंड। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स हैं जिनका इफेक्ट है। हाँ, अब आप मुझे बताएं, आपको पता चला कि हमने कब वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना बंद करना है? यस सर। आपने क्वेश्चन किया था या किसने क्वेश्चन किया था? वो बच्चा बोले जिसने क्वेश्चन किया था। नहीं बोलना चाहता बच्चा? सर एक क्वेश्चन है। नहीं, पहले वो बच्चा बोले जिसने ये क्वेश्चन किया था कि हमने कहाँ पे स्टॉप करना है, वो बच्चा मुझसे बात करे। ये उसकी खुद बाय डिफॉल्ट जैसे होती है ना, ये उसमें आ जाता है। कौन था जी जिसने ये क्वेश्चन किया था? याद है आपको? सर नहीं याद। वो बच्चा भी देखें लेफ्ट कर गया। ये तो सूरत हाल है आपको। इसके अलावा मैं उसी दिन ये मैं बोर्ड जरा मैं निकाल, मैं बोर्ड जरा इसको पॉइंट करके ना। हाँ जी, बताएं वो किस बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि हमने कहाँ पे स्टॉप करना है, पहले तो ये बताएं। बता दो यार। अली इरशाद बताओ को किस बच्चे ने किया था? सर उसका नाम नहीं देखा सर। देखें, मैंने अपने सारे लेक्चर का सीक्वेंस खत्म करके उस बच्चे को क्वेश्चन देने की खातर, आंसर देने की खातर मैंने सर वो मेरा नेट चला गया था, मैं मोबाइल पे ऑनलाइन हूँ डाटा चला के सर। जी वो माउस से ही आप कर दें। आपकी खातर मैंने सारा जो है अपने लेक्चर का सीक्वेंस खराब किया। सर वो नेट चला गया था, मैंने डाटा ऑन करके अब नेट मोबाइल पे ऑन हुआ हूँ सर, लैपटॉप छोड़ के। ठीक है ना, तो बहरहाल ये आप देख जो रहे बात समझ आ गई आपकी, जो वैल्यू 0.5 से कम थी ज्यादा थी, आप उनको रिमूव करते रहे थे जब तक जब सिग्निफिकेंट वैल्यू जो आपकी क्या कहते हैं, ताकि वो जब तक एक खास वैल्यू आके जब तक वो स्मॉल नहीं हो गई थी तब तक आप वो रिमूव करते रहे थे। नहीं, यही तो बात है, जो आपने बात सुनी है वो यही तो बात नहीं है। ठीक है सर, कुछ एंड वाली बात तो यही थी, उसके बाद से नेट चला गया सर। ये देखें ये आ रहे हैं। ठीक है सभी नकवी साहब, जैसे मर्जी आपने करना है करते सॉरी रहें। सर। ठीक है, और ये उस्ताद होता है जो आपको अपने लेक्चर का सीक्वेंस खराब करके आपका जवाब देता है, और फिर भी आप लोग जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते। और अब वो बच्चे जिस सीक्वेंस से मैं चल रहा था, मैंने सिर्फ आपका जवाब देने के लिए जो है वो किया था। अगर आप अपना नेट सही नहीं कर सकते तो आप इसको खत्म कर दें, ना सुने लेक्चर, क्या फर्क सर मैं मोबाइल पे ज्वाइन इसलिए हुआ हूँ सर, वहाँ नहीं चल रहा था नेट सर। सॉरी सर। सॉरी एक्सेप्ट करने के लिए ना मुझे बहुत ज्यादा दिल गुस्सा चाहिए, इतना ग्रेट मैं हूँ नहीं। क्या नाम, नंबर, रोल नंबर क्या है आपका? सर 209। 209 भाई, आपने ना नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं करना। ओके सर।
जी सही सही प्लीज। ठीक है। इस पे जाइए। ये देखिए अच्छा जी, कोड की तरफ आते हैं। देखें हमारे पास जो है वो सबसे पहले read.csv फाइल है, और read.csv फाइल कौन सी है? 50 सर एक क्वेश्चन था। यहाँ 50_startup.csv, और ये हमारे पास जो है वो एक CSV फाइल है। जी कर लें जी, आप भी क्वेश्चन कर लें। पेज पे जाएगा ना, मेन पेज पे सर मैं बस ये पूछना था कि जब हम कोई वेरिएबल रिमूव करते हैं तो उसके बाद जब सिग्निफिकेंस वैल्यूज इंप्रूव होती हैं, उसका कोई फार्मूला है या वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करते हैं? देखिए वो तो स्टैटिस्टिकली जो है वो निकाली जाती है ना वो वैल्यूज, ठीक है। फार्मूला तो लाजमी बात है कि उसका है, ठीक है। रेग्रेशन निकालना LM के थ्रू तो रेग्रेशन ही ना निकल रहा, रेग्रेशन LM तो एक उसका मेथड है, मेथड में फार्मूले लगे हुए हैं ना कि रेग्रेशन जो है वो किस तरह निकाला जाता है स्टैट में। जी सर। डेफिनेटली उसके फार्मूलाज हैं, और अगर आपने स्टैट के अंदर रेग्रेशन को पढ़ा हो तो जैसे हमने रेग्रेशन, सिंपल रेग्रेशन निकालने के लिए फार्मूला लगाया था और पहले मैथमेटिकली उसको समझा था कि फार्मूलाज हम जो है वो किस तरह लगा सकते हैं, तो उसी तरह अब हम जो है वो यहाँ पर जो है वो फार्मूलाज लगाकर उसने जो है वो की वैल्यूज उसकी कैलकुलेट की हो। अच्छा, read.csv ये हमारे पास जो है वो 50_startup.csv ये हमारे पास जो है वो CSV की एक फाइल है, और इस एक्सेल की फाइल को मैं CSV फाइल को मैं जो है वो आपको दिखा चुका हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो 50 जो है वो रोज हैं, और ये हमारे पास 50 स्टार्टअप्स का डाटा है, और 51 इसलिए कहा जा रहा है कि ये हमारे पास पहली रो जो है ये हेडर रो है, और इस हेडर रो में हम देख सकते हैं कॉलम्स के नाम R&D स्पेस स्पेंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद जो है वो मार्केटिंग स्पेस स्पेंड, और कॉलम का नाम है स्टेट है और प्रॉफिट है। तो ये कॉलम्स के नाम हैं, और इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैं आपको बता चुका हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल प्रॉफिट है वो बता चुका हूँ। तो इस फाइल को उसने जो है वो कोड के अंदर जो है वो रीड किया, रीड करने के बाद उसने सबसे पहले इसमें फैक्टराइजेशन की। देखें फैक्टराइजेशन करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो है वो एक ऐसा वेरिएबल चाहिए, न्यूमेरिक वेरिएबल चाहिए जिसको आपने जो है वो रेग्रेशन के लिए यूज़ करना है, तो इसलिए आपने इसके ऊपर जो है वो फैक्टराइजेशन का काम जो है वो परफॉर्म किया। तो स्टेट के वेरिएबल के ऊपर इसमें आप देख लें कि जो आपके पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स थे उनमें आपके पास जो है वो R&D स्पेंड न्यूमेरिक वेरिएबल था, एडमिनिस्ट्रेशन न्यूमेरिक वेरिएबल था, मार्केटिंग स्पेंड न्यूमेरिक वेरिएबल था, मगर स्टेट जो है वो न्यूमेरिक वेरिएबल नहीं था। इसमें 3 स्टेट्स जो हैं वो न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा, ये 3 स्टेट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड की गई हैं। इन तीनों स्टेट्स को उसने जो है वो लेबल किया है 1, 2, 3 से, तो उसके लिए उसने जो है वो फैक्टराइजेशन की। कोई ना कोई स्टेप, ये ऑलरेडी जो प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। नल वैल्यूज को रिमूव करना, नल वैल्यूज की जगह एवरेज वैल्यू को लेकर आना, ठीक है, या आप जो है वो फैक्टराइजेशन करते हैं, या आप जो है वो स्केलिंग करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन की ज़रूरत थी स्टेट वाले कॉलम में, तो उसको जो है वो फैक्टराइजेशन जो है वो उसकी क्रिएट की गई, और उसकी यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन में उसने जो है वो फैक्टर्स जो है वो बनाए कि न्यूयॉर्क को 1, कैलिफोर्निया को 2 और फ्लोरिडा को 3 लेबल जो है वो असाइन कर दिया। फैक्टर कैसे क्रिएट करते हैं इसका सिंटैक्स हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर लाइब्रेरी CA टूल्स को जो है वो अनेबल किया गया, और इस लाइब्रेरी को अनेबल किया गया। अगर अनेबल हो, इंस्टॉल्ड हो पहले पैकेज तो ठीक है, इंस्टॉल ना हो तो अपने R में से इंस्टॉल कर लीजिएगा। अनेबल हो तो अनेबलिंग भी रहने दें, अगर अनेबल नहीं है तो अनेबल करना पड़ेगा। set.seed का मेथड रैंडमाइजेशन के लिए यूज होता है। अगर आपने जो है अपनी लिस्ट को 2 लिस्टों में डिवाइड करना है, ट्रेनिंग सेट में और टेस्ट सेट में, और रैंडमली इन 50
वैल्यूज में से आपने जो है वो डाटा सेट की वैल्यूज में से ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट जो है वो पॉपुलेट करने हैं। तो उसके लिए आपको जो है वो रैंडमाइजेशन चाहिए, रैंडमाइजेशन को अनेबल करना है, रैंडमाइजेशन को आपने यहाँ पर जो है वो ऑन करना है। इससे आपकी रैंडमाइजेशन अच्छी हो जाएगी। set.seed के मेथड के अंदर आप कोई भी जो है वो नंबर असाइन कर सकते हैं। ये एक रैंडम नंबर होगा, ये वो नंबर होगा जो कि आपकी रैंडमाइजेशन में आपके एल्गोरिदम की हेल्प करेगा। तो सैम्पल डॉट स्प्लिट आप ये मेथड यूज करते हैं। लिस्ट को 2 लिस्टों में डिवाइड करना है। डाटा सेट $प्रॉफिट, ये आप हमेशा स्प्लिट के अंदर जो कॉलम का नाम देते हैं वो उस कॉलम का नाम देते हैं जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो, आपने उस कॉलम का नाम दिया। और स्प्लिट रेशो आपने बताई 0.8, 80% आपको जो है लिस्ट को एक लिस्ट बनानी है और 20% डाटा की दूसरी लिस्ट बनानी है। जो 80% आप कह रहे हैं उसमें वो ट्रू लिख देगा। हर वो वैल्यू सिलेक्टेड रो जिसकी वैल्यू उससे सिलेक्ट करनी है तो उस सिलेक्टेड रो के नंबर पर वो ट्रू लिख देगा हर वो वैल्यू। स्प्लिट की आउटपुट क्या होगी? स्प्लिट में जो है ट्रू और फॉल्स होगा। स्प्लिट में ट्रू कहाँ पर होगा? 80% ट्रू होगा और 20% फॉल्स होगा। उसको हम जज कर लेंगे सबसेट के मेथड से। सबसेट के मेथड में यही डाटा सेट हम इनपुट करेंगे और उसमें हम जो है वो देखेंगे कि स्प्लिट इज इक्वल टू ट्रू। तो जहाँ जहाँ पे स्प्लिट ट्रू है वहाँ से इस डाटा सेट को, ये जो डाटा सेट हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, इस डाटा सेट की उस इंडेक्स नंबर पर जाकर ये वैल्यू को पिक करेगा और ट्रेनिंग सेट जो है वो डेवलप करेगा। डाटा सेट क्यों पास किया? डाटा सेट इसलिए पास किया कि स्प्लिट के अंदर हमारे पास ये लॉजिकल, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, डबल इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर है। स्प्लिट जहां पर इक्वल होगा ट्रू के, वहां से उस इंडेक्स नंबर पर वैल्यूज उठाएगा और डाटा सेट के उस इंडेक्स नंबर से वैल्यू जो है वो पिक करके ट्रेनिंग सेट को जो है ये प्रोवाइड करेगा। ट्रेनिंग सेट को जो है ये वैल्यू जो है ये प्रोवाइड करेगा। और जहां पर स्प्लिट जो है वो फॉल्स होगा वहां से जो है वो वैल्यू उठाएगा और उसको जो है वो टेस्ट सेट को जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये दोनों मेथड से आप अवेयर हैं। ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट को क्रिएट करना हम इस तरह जो है वो क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पर रेग्रेसर जनरेट करेंगे। रेग्रेसर जनरेट करने के लिए LM का मेथड, लीनियर रेग्रेशन के लिए भी जो है सिंपल लीनियर रेग्रेशन के लिए भी हमारे पास LM का मेथड यूज होता है और मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन के लिए भी LM का ही मेथड यूज होता है। इसमें हम फार्मूला के अंदर प्रॉफिट हमारे पास जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम यहाँ पर जो है वो पास करेंगे और टिल्ड के साथ वो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनका इफेक्ट हम इसके ऊपर देखना चाहते हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम यहाँ पर पास ऑन कर देंगे। तो इस तरह हमारा जो है वो मॉडल डेवलप होता है और मॉडल की जो भी आउटपुट होगी उसको देखें। यही बात जो है यहाँ पर इस तरह भी मैंने वो डॉट लगा के भी दिखाई हुई है कि अगर आपने तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रॉफिट के अलावा एक्सेप्ट प्रॉफिट ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आपके पास, वो सारे आप लेना चाह रहे हैं तो उन सबको लेने के लिए आपको यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा या इंडिविजुअली उनके नाम लिखने पड़ेंगे। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हैं, आप नाम टाइपिंग कम करना चाहते हैं तो डॉट लगा के अपना काम कर लें। और किस से वो डाटा उठाए, किस सेट से? ट्रेनिंग सेट से डाटा को उठाकर पहले इसमें अपने मॉडल को ट्रेन करे। उसकी जो आप समरी प्रिंट करवाएंगे तो वो समरी वही थी जो मैं आपको दिखा रहा था, जहां पर P वैल्यूज भी थी और एडजस्टेड R स्क्वायर की वैल्यू भी थी। तो इसी तरह फिर आप जो है वो अपने मॉडल को जो ट्रेन किया है उस मॉडल को प्रेडिक्शन उसकी चेक करने के लिए कि वो कितनी बेटर प्रेडिक्शन करता है तो उसके लिए फिर आप टेस्ट सेट यूज करेंगे। प्रेडिक्ट के मेथड के अंदर आपने रेग्रेसर कौन सा पास किया? ये वही रेग्रेसर है जो आपने मॉडल को यहाँ पे ट्रेन किया ट्रेनिंग सेट के ऊपर, और उसके बाद जो है वो इस ट्रेनिंग सेट वाला जो रेग्रेसर है वो आपने आर्गुमेंट के तौर पर प्रेडिक्ट के मेथड के आर्गुमेंट, प्रेडिक्ट का मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। ये आपको जो है वो आपका एक डाटा सेट जनरेट करेगा प्रेडिक्शन के हवाले से। तो और इनपुट अपनी कहाँ से लेगा? वो मॉडल जो आपने डेवलप किया ट्रेनिंग सेट को यूज करते हुए, और अब आपने न्यू डाटा कौन सा दिया? टेस्ट सेट का, टेस्ट सेट वाला न्यू डाटा आपने दिया और उसके हर एडमिनिस्ट्रेशन, हर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, R&D स्पेंड, और उसके बाद जो है वो स्टेट
और ये तमाम जो है वो एक्सपेंसेस के अगेंस्ट वो जो है वो प्रॉफिट जो है ये आपको जो है वो वाई प्रेडिक्ट के अंदर जो है वो स्टोर करेगा। वाई प्रेडिक्ट के अंदर जो भी प्रॉफिट है उसको आप प्रिंट करवा के देखें और उसके प्रॉफिट को टेस्ट सेट के हर प्रॉफिट से कंपेयर करें तो आपको आइडिया होगा कि कितना आपको जो है ये एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, वैसे आप जो है वो आर स्क्वायर की वैल्यू से भी ये आइडिया जो है वो ले सकते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू से भी ये आइडिया जो है वो आपको हो सकता है। फिर बैकवर्ड एलिमिनेशन में मैंने वही बात जो है जो आपसे की थी, तो वो मॉडल में से आपने जो है वो क्या करना है, आपने जो है वो जो भी आपके ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी पी वैल्यू जो है वो ग्रेटेस्ट हो उसको माइनस करके दोबारा मॉडल को जो है वो बिल्ड करना है और इस प्रोसेस को उस वक्त तक करते रहना है जब तक एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती चली जाए। जहां पर एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते डिक्रीज होने लगे वहां पर उससे पहले आपने जो है वो अपने मॉडल को समझना है कि ये आपका जो है वो मॉडल बिल्ट हो गया है और ये आपका लास्ट है। इसके बाद जो है जितने भी वेरिएबल्स आपके मॉडल के अंदर हैं वो सारों का कोरिलेशन जो है वो आपके जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कुछ ना कुछ बन रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। यस सर। तो अब ये मैं इसका ये जो सारा कोड है और ये जो कुछ भी है ये मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा और आप अपने आर स्टूडियो में इसको जो है वो रन करके देखेंगे और इसको जो है वो समझेंगे और रन करके आप जो है वो देखेंगे। तो उससे पहले मैं इस मॉडल की जो बात थी वो कंप्लीट कर लूँ। जो हम मॉडल बिल्ड कर रहे थे बैकवर्ड जो है बैकवर्ड एलिमिनेशन से और फॉरवर्ड सिलेक्शन। फॉरवर्ड सिलेक्शन में क्या है कि आपने वन बाय वन फॉरवर्ड सिलेक्शन जो है बेसिकली ये एक स्टैटिकल मॉडल्स को बिल्ड करने का एक कंसेप्ट है कि इसमें आपने जो है वो मॉडल के अंदर तमाम वेरिएबल्स नहीं लेने बल्कि वन बाय वन करके वेरिएबल्स को लेना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को वन बाय वन लेना है। आपने पहले अपना एक सिग्निफिकेंस लेवल सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिट ऑल द सिंपल रिग्रेशन मॉडल सेलेक्ट द वन विद द लोएस्ट पी वैल्यू। आपने जो है पहले तो आप तमाम एक एक वेरिएबल को लेकर जो लोएस्ट पी वैल्यू हो उसको आप उसको रखें, उस जो है वो वेरिएबल को रिटेन रखें। फिर आप जो है उसके साथ नेक्स्ट वेरिएबल ले लें, कीप दिस वेरिएबल फिट ऑल द पॉसिबल मॉडल्स विद वन एक्स्ट्रा प्रेडिक्टर एडेड टू द वंस यू ऑलरेडी हैव। तो आप जो है वो वन बाय वन जो है वो प्रेडिक्टर्स को जो है वो ऐड करते चले जाएं। मसलन डोमेन नॉलेज से भी आपको पता चल सकता है कि जनाब R&D स्पेंड जो है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा प्रॉफिट के ऊपर। जो लोग अच्छी रिसर्च करेंगे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, ये हमें डोमेन नॉलेज से भी पता चल रहा है। तो इस डोमेन नॉलेज से हमें जब ये पता चल रहा है कि R&D स्पेंड का जो है वो काफ़ी इफेक्ट है प्रॉफिट के ऊपर, तो सबसे पहले हम जो पी वैल्यू सबसे ग्रेटर किसकी थी, सबसे मतलब लोएस्ट पी वैल्यू किसकी थी, सबसे ज़्यादा हाई सिग्निफिकेंस किसकी थी, वो थी हमारे पास R&D स्पेंड की। हम उस वेरिएबल को लेंगे और उस वेरिएबल को लेकर अब उस वेरिएबल को आप कहेंगे कि जी हम कैसे लेंगे, तो आप इंडिविजुअली हर वेरिएबल की जो है वो पी वैल्यू जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ सिंपल लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई करते हुए कैलकुलेट कर लें। जिसकी पी वैल्यू सबसे हाईएस्ट आए उस वेरिएबल को सबसे पहले लें और उसके साथ जो है वो नेक्स्ट प्रेडिक्टर वो लें जिसकी उससे कम जो है वो पी वैल्यू, मतलब उससे जो है वो ज़्यादा पी वैल्यू हो। ठीक है, लोएस्ट पी वैल्यू वाले वेरिएबल को तो आपने लिया है, अब उससे ज़्यादा जो उस लोएस्ट से जो ज़्यादा पी वैल्यू है उसको उसके साथ अटैच करके फिर देखें, एडजस्टेड आर स्क्वायर को भी देखें। ठीक है, और इस तरह जो है वो वेरिएबल्स लेते चले जाएं जहां पर आप जाकर देखें कि एडजस्टेड आर स्क्वायर अब इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वन के क्लोज होने की बजाय वन से दूर जा रहा है, तो वहां पर आप जो है वो प्रेडिक्टर्स को लेना बंद कर दें। तो फॉरवर्ड सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल उल्ट है बैकवर्ड एलिमिनेशन का। बाई डायरेक्शनल सिलेक्शन यही है कि आप जो है वो दोनों तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो है वो फॉरवर्ड सिलेक्शन और बैकवर्ड एलिमिनेशन इन दोनों का
के कम्बिनेशन को यूज करते हुए अपना मॉडल जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट द सिग्निफिकेंस लेवल टू एंटर एंड स्टे इन द मॉडल। तो सिग्निफिकेंस लेवल एंटर के लिए और स्टे के लिए दोनों आप चूज करेंगे। परफॉर्म द नेक्स्ट स्टेप फॉर द फॉरवर्ड सिलेक्शन, न्यू वेरिएबल मस्ट हैव द पी ग्रेटर देन, जो भी आपकी सिग्निफिकेंस जो आपकी सिग्निफिकेंस लेवल एंट्री के लिए है वो उस एंट्री पर जो वेरिएबल पूरा उतरता है उसको आप एंटर करेंगे, ठीक है। परफॉर्म ऑल द स्टेप्स ऑफ द बैकवर्ड एलिमिनेशन। ओल्ड वेरिएबल्स में अगर आप देखें कि किसी भी वेरिएबल की जो सिग्निफिकेंस है, जो स्टे करने के लिए सिग्निफिकेंस रिक्वायर्ड है, अगर वो उसमें लेस है तो तभी आप उसको जो है वो स्टे करवाएं, अगर उससे जो है वो ग्रेटर देन है तो तब आप उसको जो है वो माइनस कर दें। तो ये बिल्कुल बैकवर्ड एलिमिनेशन की तरह ये वाला स्टेप 3 जो है वो परफॉर्म हो रहा है। तो इन दोनों हाइब्रिड किस्म का ये मॉडल है, इसके अंदर जो है वो फॉरवर्ड सिलेक्शन और बैकवर्ड एलिमिनेशन दोनों काम जो है वो हो रहे हैं। तो पहले आपने जो है वो क्या करना है, सिलेक्ट द सिग्निफिकेंस लेवल सेलेक्ट करना है कि ये सिग्निफिकेंस लेवल है फॉर एंट्री ऑफ द न्यू वेरिएबल और फॉर द स्टे ऑफ द न्यू वेरिएबल, ठीक है। तो क्योंकि अब आपने फॉरवर्ड सिलेक्शन को यूज करते हुए वेरिएबल्स को एंटर भी करना है और बैकवर्ड एलिमिनेशन को यूज करते हुए ये भी देखना है कि कौन से वेरिएबल जो है वो आपके मॉडल में स्टे करेंगे और कौन से वेरिएबल आपके मॉडल में स्टे नहीं करेंगे। तो ये एक बाई डायरेक्शनल मॉडल। हाँ जी, बोलें जी, समझ आ गई बात की? जी सर। जी सर। यस सर। दो स्टूडेंट जो है 3 बोल रहे हैं। जी सर। जी सर। यस सर। जी सर। सर बाई डायरेक्शनल ये यस या नो कंप्लीट होने दें। मुझे ये बताएं, सबको समझ आ गई? जी सर। अब दोबारा यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो ये था सारा इसका प्रोसेस मल्टीपल रिग्रेशन का। अब आप जो है वो यहाँ पर मेरे पास एक टॉपिक होगा डमी वेरिएबल्स का। ये सर ये जो है ना, ये उसको सॉल्व कोड से वो फिक्स कर रहे नहीं, वो उसको भी नहीं करेगा। ये मैं बताऊँ, ये होता है बेसिकली उसके लिए ना, जब लॉगिन पेज वगैरह के लिए। तो वो खुद से कुछ प्रॉपर्टी सेट कर रहा है। हेलो 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 था, फैक्टराइजेशन इसकी की थी और इसकी हमने जो है वो बताई जा रही है। और ये डमी वेरिएबल्स आपने जो है वो स्टेट 2 और स्टेट 3 के नाम से देखा। स्टेट 1 आपको जो है वो शो नहीं हो रही थी। तो इस सारी की लॉजिक जो है वो बताने के लिए ये जो है वो स्लाइड मैंने बनाई थी। तो डमी वेरिएबल trap is the scenario in which the independent variable are the multicollinear. A scenario in which the two or the more variables are highly correlated. In simple terms, one variable can be predicted from the others. To demonstrate the dummy variable trap, take place of the gender as an example. तो ये मैं ये जब आप पढ़ लेते हैं इसको समझ आ जाती है आपको। तो डमी वेरिएबल आपके पास जो है ये स्टेट वाला जो वेरिएबल है डमी वेरिएबल है, ये हम क्यों नहीं ले सकते? स्टेट इज द कैटेगोरिकल वेरिएबल, नॉट ऐड इन इक्वेशन। इक्वेशन में जो हमारे पास रिग्रेशन की इक्वेशन है उसमें हम इसे ऐड नहीं कर सकते। फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल मस्ट ऐड द डमी वेरिएबल। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए हमें जो है वो डमी वेरिएबल्स को ऐड करना जो है वो पड़ेगा।
देखें यहाँ पर X1 जो है आपके पास R&D स्पेंड है, X2 एडमिन के एक्सपेंसेस हैं और मार्केटिंग के एक्सपेंसेस के लिए X3 है, मगर स्टेट के लिए हम क्या करें? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। तो फर्स्ट फाइंड आउट द कैटेगरीज। पहले हम इसकी जो है वो कैटेगरीज देखेंगे कि इसकी जो है वो हम कितनी कैटेगरीज जो है वो बना सकते हैं। देखें इसकी हमारे पास जो है वो दो कैटेगरीज जो हैं वो उसने जो है वो यहाँ पर बनाई है, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया। तो ये दो कैटेगरीज जो हैं वो उसने जो है वो यहाँ पर बनाई है। जहाँ पर न्यूयॉर्क आ रहा है वहाँ पर जो है वो उसने इसको 1 लिख दिया है। जहाँ पर कैलिफोर्निया आ रहा है न्यूयॉर्क वाले कॉलम के अंदर, जहाँ पर जो है वो न्यूयॉर्क आ रहा है उसको उसने 1 लिख दिया है। जहाँ पर कैलिफोर्निया आ रहा है उसको उसने 0 लिख दिया। और कैलिफोर्निया वाले कॉलम में जहाँ पर न्यूयॉर्क आ रहा है उसको उसने जो है वो 0 लिख दिया है, और जहाँ पर कैलिफोर्निया आ रहा है उसको उसने 1 लिख दिया। अब यहाँ से हम जो है वो स्टेट को माइनस कर देंगे। अब आप ये देखें कि अगर हमारे पास जो है वो 2 स्टेट्स हों, स्टेट के वेरिएबल, ये एग्जांपल ले रहा है 2 स्टेट्स की, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 स्टेट्स हों स्टेट के वेरिएबल में, तो वहां पर हम जो है वो डमी वेरिएबल कितने यूज करेंगे? 1। अब जो है वो स्टेट का कॉलम भी जो है वो माइनस हो जाएगा। देखिए न्यूयॉर्क वाले कॉलम में जहाँ पे 1 है वहां पर आपको पता चल रहा है कि न्यूयॉर्क है, जहाँ पर कैलिफोर्निया 0 है वहां से आपको पता चल रहा है कि ये न्यूयॉर्क नहीं है, ये दूसरी स्टेट है। तो इसलिए हाँ उसने क्या किया, आपको क्रॉस लगा के दिखाया कि अब आप जो है वो स्टेट का वेरिएबल नहीं लेंगे, और यहाँ पर आप जो है वो क्या करेंगे, कैलिफोर्निया को भी माइनस कर देंगे। न्यूयॉर्क जो है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है डमी वेरिएबल। इसमें जहाँ पे 1 है न्यूयॉर्क, उसका मतलब जो है ये न्यूयॉर्क है, जहाँ पे 0 है इससे मुराद ये है कि न्यूयॉर्क नहीं है। तो इसलिए अब आपको जो है डमी वेरिएबल जो है, जब आपके पास 2 तरह की कैटेगरीज हों तो डमी वेरिएबल आपने 1 लेना है। जब आपके पास 3 तरह की कैटेगरीज हों तो डमी वेरिएबल्स आपने 2 लेने हैं, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो 1 माइनस जो है वो करेंगे हमेशा डमी वेरिएबल्स को यूज करते हुए। डमी वेरिएबल इज द कैटेगरिकल प्रेडिक्टर ऑफ द मॉडल। तो ये यहाँ पर जो है वो उसने दोबारा उस बात को बताया। तो यहाँ पर अगर आप जो है वो ये D2 आप जो है वो ले लेते हैं तो इससे जो है वो ट्रैपिंग होगी, ये जो है वो गलत जो है वो प्रेडिक्शन करेगा। और हमेशा जब भी आपने डमी वेरिएबल लेने हैं उसका फार्मूला उसने आपको जो है वो बता दिया है कि आपने जो है वो एक कम जो है वो डमी वेरिएबल जो है वो उसको जो है वो लेना है। ऑलवेज ओमिट द 1 डमी वेरिएबल, एक डमी वेरिएबल आपने जो है वो कम लेना है, ठीक है। तो आपने जो है वो जितने भी आपके पास जो है वो डमी वेरिएबल कैटेगरीज हों उतने आपके पास डमी वेरिएबल्स होंगे, और उन कैटेगरीज में से एक कम आपने जो है वो कैटेगरी लेनी है। इसी तरह उसने जो है वो स्टेट 3 और स्टेट 2 वहां पर डिस्प्ले हो रहा था। जब हमने स्टेट को कैटेगराइज किया तो हमारे पास ऑल दो के 3 कैटेगरीज थी, 1 2 3, तो वहां पर 3 डमी वेरिएबल्स थे। मगर हमारा डमी वेरिएबल्स को लेने का फार्मूला क्या होता है कि हमेशा हमने जो है वो एक कम जो है वो डमी वेरिएबल जो है वो लेना होता है, जितने भी डमी वेरिएबल्स हमारे पास जो है वो अवेलेबल हों। तो डमी वेरिएबल ट्रैप इज द सिनेरियो इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द मल्टीकुलिनियर। हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो मल्टीकुलिनियर होते हैं। मल्टीकुलिनियर क्या है? अ सिनेरियो इन विच द 2 और द मोर वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड। 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल जो हैं वो हाईली कोरिलेटेड होते हैं। इन सिंपल टर्म्स 1 वेरिएबल कैन प्रेडिक्ट फ्रॉम द अदर्स। तो अगर एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल से उसकी प्रेडिक्शन कर लें तो जो है वो इसमें जब भी हम जो है देखें मल्टीपल रिग्रेशन को यूज करते हैं तो हम ये अजम्पशन लेते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो मल्टीकुलिनियर होंगे। मल्टीकुलिनियर से मुराद क्या होता है कि एक वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू से प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। मसलन आप R&D स्पेंड से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।
जबकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारे पास ये हो रहा था कि हम न्यूयॉर्क वाला जो डमी वेरिएबल था उसको अगर हम D1 कह दें तो D1 की वैल्यू से D2 जो कि कैलिफोर्निया वाला डमी वेरिएबल था उसकी वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। अगर एक डमी वेरिएबल की वैल्यू से दूसरा डमी वेरिएबल जो है वो प्रेडिक्ट हो रहा हो तो उस सूरत में हमें जो है वो हम ये कहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो मल्टी कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑलवेज जो है वो मल्टी कोलिनियर होने चाहिए। मल्टी कोलिनियर का मतलब जो है वो आपको बता रहा है कि एक वेरिएबल की वैल्यू से दूसरा वेरिएबल प्रेडिक्ट ना किया जा सके। A scenario in which the two or the more variables are highly correlated, अगर वो आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेट होंगे तो one variable can predict from the others, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू से जो है वो प्रेडिक्ट जो है वो हो सकती है। तो इस प्रेडिक्शन से बचने के लिए हमें जब भी हम देखें, जब भी हम जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब हम लेते हैं तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते वक्त स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं वो ये काम करते हैं, वो ये अजम्पशन लेते हैं कि जो वेरिएबल आप ले रहे हैं वो मल्टी कोलिनियर ना हो। तो ये अजम्पशन ली जाती है कि आपका डाटा जो है वो मल्टी कोलिनियर नहीं होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। मल्टी कोलिनियर से मुराद क्या है कि टू और मोर वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड। हाईली कोरिलेटेड का मतलब क्या है कि वन वेरिएबल वैल्यू कैन प्रेडिक्ट द अदर वेरिएबल वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकती हो। प्रेडिक्शन वो किसी फार्मूले से हो सकती हो, वो किसी और मेथड से हो सकती हो, तो ये काम नहीं होना चाहिए। जितने भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लें वो मल्टी कोलिनियर नहीं होने चाहिए। मल्टी कोलिनियर अजम्पशन जो है वो जरूरी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए, नहीं तो रिजल्ट जो है वो सही नहीं निकलेंगे। तो यही जो है वो वजह है जिसकी वजह से हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज होती हैं हम उनमें से एक कम कैटेगरी लेते हैं ताकि जो है वो मल्टी कोलिनियर वाली अजम्पशन को जो है वो जस्टिफाई किया जा सके। यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क। उनमें से हमने जो है वो एक डमी वेरिएबल लिया D1, जो समझ लें उसका टाइटल न्यूयॉर्क है या D1 है उसका टाइटल। अब D1 अगर हम लें तो D1 से देखें हम D2 कैलकुलेट कर सकते हैं किस फार्मूले के तहत, इस फार्मूले के तहत 1 माइनस D1। D1 की वैल्यू जहां पर 1 होगी तो 1 माइनस 1 होगा, कैलिफोर्निया की वैल्यू 0 आ जाएगी। जहां पर D1 की वैल्यू 0 होगी 1 माइनस 0 होगा, कैलिफोर्निया D2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहा है। इस प्रेडिक्शन की वजह से क्या है, मल्टी कोलिनियर अजम्पशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। मल्टी कोलिनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होने चाहिए। मल्टी कोलिनियर अजम्पशन क्या है कि एक वेरिएबल की वैल्यू से दूसरी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रेडिक्शन नहीं होनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू से दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्रेडिक्शन नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऑल दो कि हमें जो है एक्सप्रेशन जो है वो ऐसे बनानी चाहिए B4 इंटू D1 प्लस B5 इंटू D2, मगर हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज होंगी तो ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी कैटेगरीज होंगी उनमें से एक कम कैटेगरी जो है ये लेगा। अब LM के फंक्शन में क्योंकि ऑलरेडी ये जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास, जो है वो कैटेगरिकल डाटा था, फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने स्टेट को 1 2 3 लेबल असाइन किए थे, उसको पता था कि इसके अंदर जो है वो 3 फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए उसमें से उसने जो है वो 2 फैक्टर्स लिए, स्टेट 2 और स्टेट 3। ठीक है, जो स्टेट 1 वाला फैक्टर है वो उसने नहीं लिया। एक डमी वेरिएबल उसने माइनस कर दिया, क्योंकि 2 डमी वेरिएबल से अगर वो जो है वो तीनों डमी वेरिएबल्स लेता तो उससे क्या होता कि इनके बिटवीन मल्टी कोलिनियर जो है वो कोलिनियरिटी ज्यादा होती, जिससे क्या होता कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम्स की वैल्यू जो है वो प्रेडिक्ट हो रही होती। तो इस प्रेडिक्शन को बचाने के लिए हम हमेशा जो है वो डमी वेरिएबल जो है वो हमारा मॉडल 1 से कम लेगा। अब ये आपने तो नहीं लिया, ये तो मॉडल ने ऑटोमेटिकली लिया, मगर यहाँ पर ये जो मैं आपको
कहाँ गया वो, इवेल्युएटिंग द रिग्रेशन मॉडल, ये 8:30 से ना, 8 से 4 है या 8:30 से 4? यहाँ पर ये जो मैं आपको 3 है, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नहीं रेज किया कि स्टेट 1 क्यों नहीं है। स्टेट 1 इसलिए नहीं है कि मल्टीकोलिनियर जो एजम्पशन है उसकी वजह से जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे अपने डाटा की तो उसमें जो है हमेशा एक फैक्टर कम लेंगे। बस ये फार्मूला आप याद रखें। हाँ जी, यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो आपका। और डमी वेरिएबल ट्रैप बोलते हैं कोई भी एरर हो, एरर को ट्रैप बोलते हैं, एरर को। डमी वेरिएबल का ट्रैप क्या है कि अगर हम एक सारे डमी वेरिएबल्स ले लें जिनको हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करें, उन तमाम फैक्टराइजेशन के तमाम डमी वेरिएबल हमारा मॉडल ले ले, तो उससे जो है वो जो मल्टीकोलिनियर एजम्पशन है, मल्टीकोलिनियर एजम्पशन नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपस में जो है वो रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखने के लिए तो काम कर रहे हैं जी। सर ये ट्रैप का बताएं दोबारा से। क्या बताएं? आप क्वेश्चन करें, अगर आपने बात सुनी हो तो आप क्वेश्चन करें कि ये बात बताएं। दोबारा से बताने का मकसद तो ये है कि आप कह रही हैं कि मैं ये सारी स्लाइड दोबारा पढूं, मुझे पढ़ने में कोई मसला नहीं। आप अपना फोकस करके क्वेश्चन करें प्लीज। आपको जो जाके डेटाबेस में जाके चीज देखते हैं ना, ट्रैप ये है जब भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेते हैं, जब भी हम इंडिपेंडेंट, देखिए बेटा फोकस क्वेश्चन वो होता है जो कि ये क्वेश्चन हर कर सकता है बंदा कि सर मल्टीपल रिग्रेशन दोबारा बताएं। ठीक, फोकस क्वेश्चन वो होता है कि यहाँ तक मुझे समझ आई और इसके बाद मुझे समझ नहीं आई। जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो हमें इन तमाम फैक्टर्स को देखना पड़ता है कि बच्चे का क्वेश्चन जो है वो क्या है और क्या वो फोकस नहीं कर पाया और वो सारा क्वेश्चन दोबारा से करेगा तो हमें तो सारी स्लाइड दोबारा पढ़नी पड़ जाएगी। बहरहाल हमारी ड्यूटी है, हम पढ़ेंगे। तो ट्रैप से और नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चन स्पेसिफिक होने चाहिए जो कि बड़े ही प्रिसाइज हों कि यहाँ से मुझे बात बताई जाए इस पॉइंट से। डमी वेरिएबल ट्रैप ये होता है कि जब भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, देखें स्टैटिस्टिशियन जो भी स्टैटिस्टिशियंस होते हैं वो ये नहीं करते कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एज इट इज ले लेते हैं। वो ये देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम ले रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट तो नहीं कर रही, क्या कोई फार्मूले के तहत तो नहीं निकल सकती। ठीक है, तो इस तरह के अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास हैं तो उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ले लो, दूसरे को ना लो। मसलन आप सपोज कर लें कि आप ये कहते हो कि जनाब R&D स्पेंड और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये दोनों वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि मल्टीकोलिनियर हैं। मल्टीकोलिनियर से मुराद ये है कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो जो है वो इनका आपस में जो है वो हाईली कोरिलेटेड हैं। ये आपस में जो है वो हाईली कोरिलेटेड हैं, इनका आपस में जो है वो रिलेशनशिप है। एक वेरिएबल की वैल्यू से दूसरा वेरिएबल प्रेडिक्ट हो सकता है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। मैं R&D स्पेंड की वैल्यू देकर एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो फिर मैं ये कहूंगा कि दोनों वेरिएबल्स तो आपस में कोरिलेशन है इनके बिटवीन। जब ये आपस में कोरिलेटेड हैं, आपस में इनके बिटवीन कोरिलेशन है, तो मैं दो वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ? इनमें से एक ही ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ जो दूसरा वेरिएबल है उसका रिलेशनशिप, क्योंकि ऑलरेडी एक फार्मूले के तहत है, तो उसको जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसको सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं वही रिलेशनशिप जो है उसका फार्मूले से कैलकुलेट कर लूंगा। क्या ख्याल है? और आप जो है ना उधर से व्यू भी कर सकते हैं। जी सर, समझ आई बात? तो इसलिए जब भी आपने जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेने होते हैं, वो चाहे कैटेगरिकल हो या ना हो, आपने ये जरूर वैसे देखना होता है कि उनका आपस में रिलेशनशिप तो नहीं है। मसलन मैं कहता हूँ कि जनाब जो R&D स्पेंड है और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, मैं R&D स्पेंड के हर वैल्यू के अगेंस्ट 2000 कम रखूंगा एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। तो अब ये एक मैंने फार्मूला बना दिया
अब जो है वो R&D स्पेंड अगर मैं कहता हूँ कि 4000 है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बता सकता हूँ कि वो कितने होंगे। या जो भी फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म ही है, फॉर्म जो भी ओपन होना है वो, हाँ एग्जैक्टली, R&D स्पेंड आपके पास 4000 है हाँ ये, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मैं कहता हूँ कि हर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की एंट्री जो है वो 2000 लेस होगी R&D स्पेंड से। ये जो अगर R&D स्पेंड आपके पास जो है वो 5000 है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने होंगे। 3000। अगर तो ये आप जो है एक फार्मूले के तहत जो है वो निकाल रहे हैं। अब आपको जो है इन दोनों को चेक करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी पे चेक करने के लिए इन दोनों वेरिएबल्स को लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप इनमें से जो है वो एक वेरिएबल लेंगे और उसको जो है वो प्रॉफिट के ऊपर जो उसका इफेक्ट है वो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, एक की वैल्यू से दूसरे की वैल्यू प्रेडिक्ट हो सकती है, इसलिए हमें इन दोनों कॉलम्स को लेने की जरूरत नहीं है। जब हम डमी वेरिएबल्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल की बात करते हैं तो वहां पर हमें जो है ये फैक्टर जो है वो कंसीडर करना पड़ता है। पहली चीज तो ये है कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो टेक्सचुअल डाटा होता है, उसको हम एज इट इज जो हमारे पास रेग्रेशन की न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होती है उसके अंदर वो टेक्सचुअल डाटा हम नहीं रख सकते, इसलिए हम उसको कैटेगरीज में कन्वर्ट करते हैं। जितनी भी कैटेगरीज बने, जितने भी फैक्टर्स बने, उन फैक्टर्स में से एक कम फैक्टर जो है वो हमारा मॉडल लेता है। हमारा मॉडल एक कम फैक्टर क्यों लेता है, क्योंकि अगर 3 फैक्टर होंगे तो वो 2 फैक्टर्स लेगा, 4 होंगे तो वो 3 लेगा। इसलिए कि अगर वो 4 के 4, तीनों के तीनों या 2 के 2 फैक्टर्स लेने बैठ जाए तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है वेरिएबल्स की आपस में जो कोरिलेशन है वो बहुत ज्यादा होगा। एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो सकती होगी। इस एजम्पशन से बचने के लिए आपका मॉडल ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल कम लेता है। ठीक है, इसीलिए यहां से जो है वो D1 और D2 ये 2 डमी वेरिएबल से यहाँ पर उसने दिखाए हैं एक्सप्रेशन के अंदर कि D1 और D2 ये 2 डमी वेरिएबल से, इनमें से उसने D2 को ओमिट कर दिया। क्यों ओमिट कर दिया? ऑलवेज ओमिट 1 डमी वेरिएबल और कंक्लूड कर दिया कि हमेशा आपके पास जितने भी डमी वेरिएबल्स होंगे उनमें से आप एक कम डमी वेरिएबल लेंगे, ताकि जो आपके कॉलम्स डमी वेरिएबल्स के कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज को प्रेडिक्ट ना किया जा सके। जी समझ आ गई बात? सर एक क्वेश्चन था। जी सर। जी सर जो डमी वेरिएबल्स होंगे उनको एलिमिनेट भी हम एक साथ ही करेंगे, जैसे वहाँ पे स्टेट 2 और 3 थे तो हमने एक साथ ही उनको रिमूव कर दिया। जी उसकी वजह ये थी कि वो स्टेट 2 और स्टेट 3 हमारे कंट्रोल में नहीं थे, वो तो मॉडल के कंट्रोल में थे। हमारे कंट्रोल में सिर्फ वेरिएबल का नाम स्टेट है। ठीक है, उसको हमने इनपुट करना है मॉडल में कि नहीं करना। मॉडल ने इंटरनली जाके उसको खुद ब खुद स्टेट 2 और स्टेट 3 में कन्वर्ट किया था। हमने किसी जगह पे स्टेट 2 स्टेट 3 नहीं दिया था। LM का जो फंक्शन था उसने इंटरनली अपने अंदर जब इसकी कैलकुलेशन की तो उसने जो स्टैटिस्टिकल रीजन होती है जिसकी वजह से उसने स्टेट 2 स्टेट 3 में कन्वर्ट किया, वो रीजन मैंने आपको बता दी। उसमें उसने कन्वर्ट किया। और स्टेट 1 क्यों नहीं लिया? इसलिए कि वो एजम्पशन होती है कि हम जो है वो हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो उस एजम्पशन को सामने रखते हुए उसने जो है वो स्टेट 1 वाला वेरिएबल नहीं लिया। और अब उसने स्टेट 2 और स्टेट 3 में हमने ये जो है वो कन्वर्ट नहीं किया, उसने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपने अंदर कन्वर्ट किया। हमारे पास जो है वो वेरिएबल देना या ना देना कौन सा है? स्टेट है। स्टेट को हम देंगे तो मॉडल में स्टेट आ जाएगा, स्टेट को नहीं देंगे तो मॉडल में स्टेट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे हाथ में सिर्फ स्टेट है। जी समझ आई बात? ओके सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? अब देखें ना, ये इस बच्चे का क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक था, तो और कोई क्वेश्चन हो बोलें। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ आई है इस लेक्चर की? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
यस सर। यस सर। अब ये डाटा जो है वो मैं आपको जो है वो भेजने लगा हूँ। आपने इस डाटा को जो है लेकर और अपना मॉडल जो है वो बनाना है और अपने आप को समझाना है और ये सारी बात। और मैं अभी तक आप लोगों के साथ हूँ यहाँ पर और आप लोगों की जो है ये सारी चीज़ देखूँगा और इसके बाद हम जो है वो अगला टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो आप उतनी देर में ये मॉडल जो है वो कंस्ट्रक्ट करें और इससे रेलिवेंट जो भी डाटा है जो कुछ भी है मेरे पास मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड करता हूँ। आप वो लें चीज़ें और उसको